तभी विकास की राह मजबूत होती है। तो हमारे साथ अलग अलग तरह के जो पैनल डिस्कशन रहने वाले हैं, जिसमें राजनीतिक विषयों पर चर्चा होगी, जो उद्योग से रिलेटेड विषय हैं उन पर भी चर्चा होगी, इसके अलावा विपक्ष की क्या राय है उस पर भी हम बात करेंगे, कानून व्यवस्था, पुलिसिया व्यवस्था किस तरह से चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है जिला संवाद। और हमारे सामने कुछ आदरणीय बैठे हुए मुस्कुराते हुए कश्यप जी दिख रहे हैं, साथ में हमारे जिलाधीश महोदय मोदी जी हैं, यहाँ पे पांडे जी हैं, एसपी साहब जिनके कंधों पर जो है पूरे जिले की जो है कानून व्यवस्था है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते, जैसे कि आपको हमने बताया कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं हरिभूमि आईएनएच के मंच के माध्यम से, और कार्यक्रम का उद्देश्य है 2 साल में, पिछले 2 साल में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से आपके जिले के लिए क्या हुआ, कितना विकास हुआ, जो सोच के आपने जिस सरकार को वोट दिया था, भाजपा को वोट, क्या वो सारी उम्मीदें पूरी हुई कि नहीं हुई, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर हम हर जिले में ये मंच सजा रहे हैं। और मंच के माध्यम से हमारा यही एक उद्देश्य होता है कि हम जाने कार्यक्रम के बारे में कि आखिर उस जिले में कितना विकास की धारा पहुंच पाई और कितनी रह गई अभी भी, और वहां पे उम्मीदें जो हैं। तो तमाम जनप्रतिनिधि आपके सामने होंगे, ये माइक भी आपके पास आएगा, अगर आपके मन में जो भी सवाल हैं। हमारे साथ में यहाँ पर इस कार्यक्रम के पूरे जो उनके सूत्रधार के हैं या फिर हम जिनके कंधों पर सारा कुछ कहें, हरिभूमि आईएनएच के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी यहाँ मौजूद है, जिनके मार्गदर्शन में सारा कार्यक्रम हो रहा है। मैं चाहूंगा एक बार कार्यक्रम शुरू करने से पहले जोरदार तालियों से एक बार हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम आपके बीच में इस कार्यक्रम को एक गर्मपूर्ण ढंग से पेश कर सकें। अब मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इस सेशन के पहले सेशन के कुछ अतिथि हमारे बीच में हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगा मंच में, एक बार जोरदार उनका तालियों स्वागत करेंगे। डॉक्टर परस शर्मा, आपका स्वागत है मंच पर। डॉक्टर परस शर्मा पूर्व संयुक्त संचालक हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक है, और आयुर्वेद को पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में एक नई सूरत, एक नई पहचान देने में जो है उनका प्रयास जो है सराहनीय रहा। एक बार तालियों स्वागत परस शर्मा जी का। मैं बुलाना चाहूंगा प्रतीक अग्रवाल जी को, संचालक हैं कृष्णा इंडस्ट्री, युवा उद्यमी है जांजगीर चांपा के, और खासतौर पर जांजगीर को अभी समय उद्योग की जरूरत है, तो युवा उद्यमी है। तो हम उनके माध्यम से जानेंगे कि आखिर जांजगीर को जो उद्योग की जो गति मिलनी चाहिए थी उद्योगों को, वो मिल पाई कि नहीं मिल पाई, इसलिए प्रतीक अग्रवाल जी का स्वागत है। राजेश पालीवाल जी का मैं मंच में बुलाना चाहूंगा, अध्यक्ष हैं लायंस क्लब के और दुर्गोत्सव समिति के भी अध्यक्ष हैं। तो इनके जो समाज सेवा की दिशा में इनके जो कार्य हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साथ ही साथ में बुलाना चाहूंगा संतोष गुप्ता जी को, संचालक है संदीपनी कॉलेज के, शिक्षा के अलग जगह रहे हैं। तो संतोष गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे साथ में हमारी एंकर प्रस्तोता और आप ही के जांजगीर की बेटी है राष्ट्रीय हवाई, जो इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी। ओवर टू यू राष्ट्रीय। थैंक यू सो मच सर। सर ये आप लोगों के माइक है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईएनएच हरिभूमि के इस खास कार्यक्रम में जिला संवाद, जहां पर जिले की बात होगी। और ऐसे में जो उद्योगपति हैं और युवा उद्यमी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शुरुआत आप लोगों से ही हो रही है, क्योंकि बात करना भी जरूरी है बहुत सारे मुद्दों पर। तो हमारे साथ डॉक्टर परस शर्मा जी हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री प्रतीक अग्रवाल जी हमारे साथ संचालक है कृष्णा इंडस्ट्रीज के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश पालीवाल जी हमारे साथ, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संतोष गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं, संचालक है संदीपनी कॉलेज के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आप आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, बहुत समय हो गए आपको निःशुल्क सेवा देते हुए, तो क्या कुछ जांजगीर में आपने पाया, क्या कुछ और हो सकता है? हेलो, चालू है ना? आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में मैं विगत 40 वर्षों से जांजगीर में अपनी सेवाएं दी हैं। शासकीय चिकित्सक के रूप में भी, जिला आयुर्वेद अधिकारी के रूप में भी। अभी निःशुल्क मैं एक क्लिनिक आयुर्वेद चिकित्सा के लिए खोल के रखा हूं, लोगों की सेवा आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से कर रहा हूं। और वैसे जांजगीर बड़ा जिला है, शुरू से हम लोग यहाँ मांग करते रहे हैं कि आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए करके, लेकिन वो अभी तक
किसी भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ एक आयुर्वेदिक कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। आयुष विंग संचालित है यहाँ जिला चिकित्सालय में, वो स्वतंत्र रूप से उसको संचालित होना चाहिए, जिसमें पंचकर्म की जो हमारी मूल चिकित्सा पद्धति है, जो केरल में विशेष रूप से प्रचलित है, वो ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार हो जाएगा यदि उसको ठीक से सुविधा मिले। क्योंकि अभी जिला चिकित्सालय में है और मेरे देखते ही देखते 4-5 बार उसका जगह बदल दिया गया है। जब मन पड़ता है जिला चिकित्सालय के एलोपैथिक वाले लोग इधर उधर उसको खसकाते रहते हैं। और जिस उद्देश्य से हम लोग उसको चालू किए थे आयुष विंग को, सरकार की यही मंशा थी कि एक छत के नीचे सभी चिकित्सा पद्धति लोगों को मिले। तो मेरा मानना है कि आयुष विंग का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक पृथक बिल्डिंग होना चाहिए और पृथक रूप से उसकी व्यवस्था होना चाहिए, ताकि यहाँ पंचकर्म चिकित्सा हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा। चलिए, विधायक साहब भी पहुंच चुके हैं, उनसे हम पूछेंगे जरूर कि ये कब तक होगा। हमारे साथ प्रतीक अग्रवाल जी भी है जो युवा उद्यमी है। प्रतीक जी, ऐसा कहा जाता है कि जब रोजगार घर के पास होता है तो पलायन कम होते हैं, आपको लगता है जांजगीर में ऐसा हो रहा है? देखिए, उद्योग का अगर अपन देखें तो उद्योग में मुख्य रूप से जो जरूरतें रहती हैं वो एक रहती है जमीन, लेबर। देयर आर 4L, जिसमें लैंड है, लेबर है, लॉजिस्टिक है और लीगैलिटी है। तो इसमें यहाँ देखा जाएगा तो लैंड का यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में ही थोड़ा लैंड की कमी है, जिसमें किसी अगर उद्यमी को उद्योग लगाना है तो जमीन की कमी महसूस होती है। आज के डेट में उद्योग लगाना बहुत फास्ट हो गया है। वो अगर कोई उद्यमी सही सही सब चलता है तो साल भर में उद्योग लग जाता है। तो कुछ ये जो इश्यूज हैं, उद्योग पॉलिसी को अगर अपन देखें, छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में बना था, तो 2000 के बाद से जितनी भी सरकारें आई उन्होंने उद्योग पॉलिसी में सरलताएं लाई और काफी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और ये जो अभी उद्योग पॉलिसी चल रही है 2024-2030 की, तो इसमें सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। तो इसमें उद्योग के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी है, वेयरहाउस सेक्टर भी है, हॉस्पिटल सेक्टर भी है, और इनकी अनुदान की राशि की मात्रा काफी है, तो जिससे काफी युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा नए उद्योग लगाने के लिए। बट ये जो कुछ जरूरतें हैं, इसको ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना और जमीनी हकीकत में इसका क्रियान्वयन करना बहुत जरूरी है। अगर जांजगीर के लिहाज से हम देखें तो आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए यहाँ पे क्या स्कोप आपको दिखता है? यहाँ पे अगर आप यहाँ का स्कोप देखें तो देखिए, अभी जो उद्योग पॉलिसी आई है इसमें सारा चीज कवर किया हुआ है। यदि युवा यहाँ पे AI करना चाहे, रोबोटिक्स करना चाहे या कोई भी उद्यम लगाना चाहे, तो इसमें सभी सारा चीज कवर किया हुआ है इस पॉलिसी में। तो अब उसको अगर कोई उद्यमी करता भी है तो उसको कुछ चैलेंजेस जो फेस कर रहा है उसको ओवरकम करने के लिए एक बराबर संवाद की जरूरत है, ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आ सके। हमने यही कोशिश की है हरिभूमि आईनेज के माध्यम से कि आपकी बात जो है वो पहुंचे, इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किया जा सके, आपकी बात अगर पहुंचे तो। पालीवाल जी भी हमारे साथ हैं, काफी समय से लायंस क्लब से जुड़े हैं, दुर्गा उत्सव समिति के आप अध्यक्ष भी हैं। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूँ, लायंस क्लब की भूमिका ऐसी रहती है कि बीच बीच में आप लोग सोशल वर्क करते रहते हैं काफी कुछ, तो जांजगीर में इसे लेकर आप लोग काम करते आए हैं, तो आपको प्रशासन और सरकार का किस तरह से सहयोग मिल रहा है, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए? मेरा मानना है कि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हम करते हैं लायंस क्लब में, बिना प्रशासन के सहयोग से वो संपन्न नहीं हो पाता है। जैसे हमने एक कैंप किया था, बहुत अच्छा कैंप, मानसिक रूप से डिसऑर्डर बच्चों के लिए उनको रिहैबिलिटेशन, उनको कैसे रखा जाए, कैसे उनका पालन पोषण, इलाज की सुविधाएं तो हैं, पर उसके बाद उनका पालन पोषण करना, उनको मानसिक रूप से तैयार करना, इसके लिए हमने कैंप किया था। कलेक्टर साहब से की परमिशन से उन्होंने हमें वहाँ अपने संस्थाओं से बच्चे वहाँ भेजे थे। गुनकुरी की एक संस्था है, उनके मार्फत। तो एक आवश्यकता है कि इलाज तो डिसऑर्डर बच्चों का हो रहा है, पर उनके इलाज के बाद
उनको कैसे घर पे अच्छा पालन पोषण मिल सके, कैसे उनको उचित रख रखाव मिल सके जिससे वो आगे बढ़ सके, इस दिशा में हमने किया था। और वो कैंप हम कंटिन्यू करेंगे हर 3 महीने बाद। तो उसके संबंध में मेरी साहब से चर्चा हुई थी। प्रशासन का हमें लायंस क्लब के नाते पूरा सहयोग मिलता है। चलिए, यानी कि सहयोग आप लोगों को मिल रहा है। संतोष गुप्ता जी हैं संचालक है सांदीपनी कॉलेज के। सर देखिए, उच्च शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो जांजगीर में किस तरह का स्कोप दिखता है आपको? और मैं इसमें ग्रामीण बच्चों को थोड़ा मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आसपास आपने भी देखा है बहुत सारे ग्रामीण जो क्षेत्र है, वो उनके लिए क्या शिक्षा सुलभ हो गई है जांजगीर जिले में? जी, निश्चित रूप से ये जो आयोजन है आज हम सबके लिए एक दिशा तय करेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे तो पूरे प्रदेश में जांजगीर में सबसे ज्यादा कॉलेजेज हैं, संचालित हो रही हैं, लेकिन एक अदत्त विश्वविद्यालय का कमी है। मैं माननीय कलेक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि इस दिशा में वो विशेष प्रयास करें, और हमारे द्विवेदी जी से भी आग्रह है, आदरणीय द्विवेदी जी से, कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर कॉलेज संचालित होती है तो जांजगीर जिला है, जहां 56 प्राइवेट कॉलेज और 57 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। उसके बाद भी जहां 34 कॉलेज है वहां यूनिवर्सिटी है, और हमारे 100 कुछ कॉलेज होने के बाद भी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जांजगीर में नहीं है। मैं इस दिशा में विधायक जी भी बैठे हैं, उससे आग्रह करूंगा कि विधानसभा में उठाएं, और कलेक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि इस दिशा में वो तत्काल जमीन उपलब्ध करा दे गवर्नमेंट को, और हम लोग मांग करें तभी जांजगीर में। और ऐसे भी जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक बेरोजगार है वो जांजगीर में है। अगर 12वीं का संख्या लें तो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक 35,000 बच्चे इस जिले में बैठते हैं। तो क्या कारण लगता है आपको, क्यों नहीं उन्हें स्कोप मिल पा रहा है, काम क्यों नहीं अब मिल वो पा रहा है? राजनीतिकरण है कि यहाँ नहीं देते, ऐसा हमको लगता है। तो ये बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, कोई भी सरकार हो। मैं उनसे आग्रह करूंगा इस मंच के माध्यम से, और इस खास करके हरी मूवी के माध्यम से, कि जांजगीर में अतिशीघ्र हमारे यहाँ इस जिले में एक अच्छा से यूनिवर्सिटी, वो नाम के चक्कर में रुका ऐसा हम लोगों को पता चलता है। जब यहाँ बिलासपुर यूनिवर्सिटी थी तो उसको तोड़ के रायगढ़ कर दिया गया, और यहाँ से जब बच्चे जाते तो 100-150 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है, इनको लग रहा होगा शायद कि जांजगीर के पास तो बिलासपुर है, पास ही खरसिया में भी बहुत सारे अपने कॉलेज। तो खरसिया से मतलब नहीं है ना हमको, ना बिलासपुर से मतलब है, हमको जांजगीर से मतलब है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा जिला है, और छत्तीसगढ़ का एक कृषि प्रधान जिला है। उसके साथ ही यहाँ कौशल विकास के क्षेत्र में भी बहुत सारे स्किल्ड जो कोर्सेज होते हैं उसकी कमी है, उसकी कमी भी है। रोजगार तो अभी हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर आप समय दें तो कि कौशल विकास का सबसे अच्छा केंद्र इस जिले को प्रदान करें, क्योंकि यहाँ 35,000 बच्चे साल में पढ़ते हैं। कलेक्टर साहब के पास उनका आंकड़ा होगा मेरे ख्याल से, तो उनसे भी आग्रह है कि वो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। उनसे भी चर्चा होगी थोड़ी देर बाद, तो जरूर इस पर बात होगी। लेकिन पालीवाल जी देखिए, एक समाज को जोड़ने में जो सोशल वर्कर है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लायंस क्लब के माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई सोशल वर्क कर रहा है, या आप लोगों का जो क्लब है वो विकास के लिए बहुत अहम है, तो किस तरह से आप लोग मीडिएटर का काम करते हैं प्रशासन और शासन के बीच? जी हाँ, बिल्कुल। मध्यस्थता की भूमिका हमेशा सामाजिक संस्थाओं को होना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति से परे होती है, मेरा मानना है। एक ही संस्था ऐसी होती है, समाज संस्था है, जो हर राजनीतिक दल के लोग भी उसमें होते हैं। तो सेतु का काम करना चाहिए, और हम करते हैं। जहां पर लगता है कि कहीं पर कोई राजनीतिक विध्वंस हो रहा है, वहां हम अपनी सेवा देने का कोशिश करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे हमने बूथ लगाया है। हमने रक्तदान शिविर किया था, उसमें 40 मुस्लिम भाइयों ने रक्तदान दिया था अपना, और हमने वहां पर एक अच्छी मिसाल कायम की थी। समय समय पर हम हर त्योहार में कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो समाज को आपस में जोड़ सकें, और भी लायंस क्लब कोशिश करता है कि समाज विकास के लिए कोई काम कर सके। जी ठीक है। प्रतीक जी, जैसा कि उद्योगों में देखा जाता है कि वर्कर्स तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर स्टेट से भी बहुत सारे वर्कर जो आकर काम करते हैं यहाँ पर, तो आपको लगता है कि आपको जो लोग हैं, काम करने वाले जो लोग वहाँ पर मिलते हैं, आप लोग उससे खुश हैं? या छत्तीसगढ़ के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, बाहर से लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या?
देखिए माफी छत्तीसगढ़ चाहूंगी, हमारे भी पुष्पन साहब पहुंच गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी का, तारीफ करके स्वागत करेंगे एक बार। एक बार जोरदार स्वागत आपके प्रभारी मंत्री जी का। खुशवंत सिंह साहब जी यहाँ पे मौजूद हैं, युवा मंत्री हैं। साथ में हमारे सौरभ सिंह जी हैं, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं, जाने माने आपके चेहरे हैं। तो एक बार नव आगंतुक अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। मैं एक बार सबसे आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा। मैं आपसे यही पूछ रही थी प्रतीक जी कि जो वर्कर्स होते हैं यहाँ पर, ऐसा होता है क्या कि बाहर राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के वर्कर वहां जा रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिलता? कई बार शिकायतें मिल जाती है ऐसी। तो मैं आपसे, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं तो आप मुझसे बेहतर जानेंगे इस चीज को। जैसा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफी लेट से आया। तो जो भी इंडस्ट्री अगर आदमी लगा रहा है तो कुशल वर्कर पहले बाहर से आते हैं और यहाँ धीरे धीरे ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ के अभी सारे वर्कर धीरे धीरे ट्रेन हो रहे हैं। अब कुछ उद्योगों की कमी होने के कारण उनका पलायन हो रहा है, जो बाहर स्टेट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो मेन जो गैप्स आ रहा है, जो यहाँ जो अभाव है, तो उद्योगों को जो लगाने में जो तकलीफें जा रही हैं, जैसे आपका लैंड का बहुत बड़ा अभाव है, प्लस जो यहाँ प्रोसेस है, तो कुछ सिंगल विंडो प्रणाली को थोड़ा फास्ट होना चाहिए, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बीच बीच में। जीएसटी को लेकर क्या कहते हैं आप? जीएसटी में देखिए, जीएसटी में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है छोटे व्यापारियों को, बिकॉज वहाँ जो मेन हल्ला हो रहा है। मैं निवेदन करूंगी प्लीज थोड़ा शांति बनाए रखें, आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी जी। जीएसटी में छोटे व्यापारियों को थोड़ी तकलीफ जाती है, बिकॉज स्किल्ड मैन पावर उनको मिलता नहीं है। जो आपका इनवॉइसिंग जनरेट करना या बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, तो वो एक थोड़ा तकलीफ जाती है। वो धीरे धीरे सुधार कार्य आएगा। आप जैसे मार्केट भी देख रहे हैं आजकल, मार्केट ऑनलाइन ज्यादा हो गए हैं, तो उसका भी इफेक्ट पड़ रहा होगा जो छोटे व्यापारी हैं उन पर, तो उसके लिए कुछ किया जा रहा है यहाँ पर? हाँ, उसमें ये सुझाव था हम लोग का कि कुछ जो भी जेम मार्केट प्लेस है या जो भी हो रहा है, तो लोकल खरीदी ज्यादा होना चाहिए, आपका जिले से ज्यादा बाइंग होनी चाहिए। तो उसमें क्या जिले वालों को बेनिफिट मिलेगा। अब परस जी देखिए, बहुत सारे ट्रीटमेंट आज के डेट में, एलोपैथी है, होम्योपैथिक है, फिर आयुर्वेदिक है। लोगों का रिस्पांस किस तरह से है आयुर्वेदिक को लेकर? झुकाव है आयुर्वेदिक के प्रति, जैसा कि आप अभी डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे ये चीजें बननी चाहिए? आयुष हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसे भारतीय चिकित्सा पद्धति भी कहते हैं। लोग घर घर में पहले से ही आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में अवगत हैं। छोटी मोटी जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, हमारे और मैं कंटिन्यू करूंगी। हमारे और मेहमान इस बीच पहुंच गए हैं, सांसद साहब भी पहुंच गए हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आईएनएच के इस कार्यक्रम में। सभी ताली बजाकर एक बार स्वागत करेंगे। और आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति को भी आयुर्वेद की जरूरत है स्वस्थ रहने के लिए। यदि वो बीमार पड़ता है तब चिकित्सा में आयुर्वेद का उपयोग होता है। तो आम जनों में आयुर्वेद गहराई से दिल तक बैठा हुआ है और चाहते हैं लोग कि जगह जगह आयुष चिकित्सा केंद्र रहे, आयुष का लाभ उनको उठाना चाहिए और सरकार कर भी रही है, ऐसा नहीं है। नेशनल आयुष मिशन के तहत सुप्रजा योजना है, आयुर्विद्या योजना है। स्कूली बच्चों को हम आयुर्वेद के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। कुछ दिन में स्कूली कोर्स में आ जाएगा आयुर्वेद की जो हमारा स्वास्थ्य वृत्ति की योजना है। सुप्रजा मतलब गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक कैसे रहना है आयुर्वेद के माध्यम से, ताकि जो बच्चा पैदा हो वो संस्कारी हो, वो हम कर रहे हैं। तो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। लोग सब आयुर्वेद के प्रति उनका रुझान है। अभी जब कोविड हुआ तो इम्यूनिटी वाली बात आई। इम्यूनिटी बढ़ाने में भी जो भूमिका आयुर्वेद की है एलोपैथिक की नहीं है। तो इसलिए आयुर्वेद काफी लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है और आम लोग पसंद करते हैं आयुर्वेद को। और चलिए उम्मीद तो करिए जैसा रिस्पांस मिल रहा है, आपकी जो मांगे हैं वो जरूर पूरी हो ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। उम्मीद तो ये करेंगे, आगे भी और सेशन होने तो उस पर ये सवाल पूछेंगे। गुप्ता जी, मेरा एक छोटा सा सवाल, जैसा कि आप कह रहे थे बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पर, फिर भी बच्चे बाहर जाते हैं क्या पढ़ने यहाँ से?
क्योंकि बच्चे तो नजर आते हैं रायपुर भिलाई जैसी जगहों पर कॉलेज होने के जी, बावजूद। तो हमारे मंत्री जी भी आ गए हैं, माननीय सांसद जी भी हैं और सौरभ जी भी हैं। उनसे भी मेरा आग्रह है, उस समय वो नहीं आए थे क्योंकि सत्ता दल के सरकार के इन लोग प्रतिनिधि हैं, तो उनसे आग्रह है कि इस जिले में अतिशीघ्र एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ कॉलेज संचालित हो रही हैं, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट के, नहीं, और मैंने यहाँ से इसीलिए- बच्चे हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए आपसे बच्चे पूछूं कि- हाँ। बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इसी कारण है कि वो उच्च शिक्षा अपने स्थान पे नहीं, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ये सवाल था कि गुणवत्ता को लेकर, जैसे यहाँ पर कॉलेजेस हैं, फिर भी बच्चे भिलाई दुर्ग जैसी जगहों पर नजर आते हैं, बिलासपुर भी है पास में, तो ऐसा नहीं लगता आपको यहाँ उसके पर लिए कॉलेजेस मैं हैं माननीय उसके बावजूद मंत्री जा जी रहे बैठे हैं? हैं, हाँ। तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, उनसे आग्रह है कि इस जिले में एक तकनीकी विश्वविद्यालय या अच्छा एक्सीलेंस तकनीकी जी। कॉलेज खोल दें, जिससे यहाँ के बच्चे यहीं शिक्षित होकर यहाँ के रोजगार हो। और दूसरी एक और उनसे आग्रह है कि हमारे जांजगीर जिला में औद्योगिक परिसर नहीं है, परिक्षेत्र, तो जब तक वो औद्योगिक परिक्षेत्र नहीं होगा तो यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो हम दो तरीका से मार खा रहे हैं हमारे जिले के बच्चे, एक तो उचित उच्च शिक्षा का केंद्र नहीं होने के कारण, और दूसरा रोजगार का कोई संस्थाएं ज्यादा नहीं है यहाँ, जो है वो पहले से भरा हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, इस जिले को भली भांति जानते हैं, उनके विभाग का नहीं, है, लेकिन देखिए गुप्ता और जी, भैया बदलाव तो सौरभ से हुआ भी बैठे है, हैं, बदलाव वो तो भी काफी खनिज कुछ हुए विभाग के हैं। हैं। हाँ। उनसे आग्रह है कि अतिशीघ्र जांजगीर जिला में ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र का घोषणा कराएं। नहीं देखिए, लेकिन विकास तो हुआ है, मैं बचपन से नहीं, जांजगीर नहीं, इस देखते दिशा आई में नहीं हूँ, हुआ है। लेकिन जांजगीर जो है जैसा पहले नहीं, मैंने ऐसा देखा मत था, बोलिए कि आपने नहीं, बोल नहीं, रहे हैं। ये इस बहुत जिला में करीब से धान मैंने ज्यादा देखा होता है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद काफी जो चीजें हैं जो बदली तस्वीरें नहीं, तो है जांजगीर बदल की। रही है, लेकिन हम हमारे रोजगार युवाओं को यहाँ मिले, हाँ। हम इस दिशा में चाह रहे हैं। बिल्कुल, स्किल की जरूरत है, स्किल कोर्सेज की जरूरत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का Thank जुड़ने you. के लिए और बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। Thank you. उम्मीद है धन्यवाद। आगे भी जो डिस्कशन होंगे तो उस पर सवाल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। आपसे एक निवेदन है कि मंच मत छोड़िएगा। एक छोटी सी हमारी जो है परंपरा है आप लोगों का एक सम्मान करने की, आप लोगों ने हमारे सहभागी बने, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग मंच मत छोड़िएगा, क्योंकि मंत्री जी भी मौजूद हैं यहाँ पर और सभी तमाम जो गणमान्य सांसद महोदय यहाँ पर मौजूद है, तो उनके एक छोटी सम्मान की परंपरा में बुलाना चाहूंगा रामेश्वर सोनी, सहायक महाप्रबंधक हरिभूमि के, अभिषेक शुक्ला जी हमारे ब्यूरो प्रमुख हैं, और मुकेश बैस आईएनएच के यहाँ पे जिला प्रतिनिधि हैं, तीनों बुलाऊंगा। स्वागत करें परस शर्मा जी का, सॉल श्रीफल और मोमेंटो से। इसके साथ में मैं बुलाना चाहूंगा जल्दी से शैलेश शर्मा, चाबा के विकास चौबे और रामेश्वर यादव जी को, जल्दी जल्दी आ जाएं, क्योंकि अभी आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें सुननी है जो आप जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। अभी तक तो जो है वो कुछ दबे दुबे, क्योंकि व्यापारी ज्यादा बोल तो पाते नहीं, हालांकि हमारे गुप्ता जी जो है काफी मुखर हैं, इस बात की उनको बधाई हो। तो प्रतीक अग्रवाल जी के स्वागत के लिए शैलेश शर्मा, विकास चौबे, रामनरेश यादव जी। राजेश पालीवाल जी का सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दिनेश थवाई जी हैं, आकाश वैष्णव जी हैं, राजकुमार श्रीवास जी मंच में आ जाए। और संतोष गुप्ता जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा शैलेश शर्मा जी को, राजेश वैष्णव जी, दयानिधि दिवांगन जी और वीरेंद्र राठौर। बहुत बहुत